हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम जो यात्रा भत्ता नियम है उन नियमों की चर्चा कर रहे हैं, जिसका यह तीसरा वीडियो लेके आए हैं और जिसको हम TADA बिल भी कह देते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रीवियस 2 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आसानी से वहां उसको देखें, जिससे यह तीसरा वीडियो भी आपको समझ में आए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं यह जो भी सरकारी कर्मचारी है उसके लिए एक तरह से आवश्यक वीडियो ही हैं। तो इनको आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आए हैं इस वीडियो में, वो ये है कि स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की जो दरें हैं वो सरकारी कर्मचारी या स्वयं की कार से यात्रा करे तो वो 9 रुपये प्रति किलोमीटर है, और यदि वह स्कूटर मोपेड आदि से यात्रा करे तो 3 रुपये प्रति किलोमीटर है, ठीक है। कार से यात्रा करें तो 9 रुपये प्रति किलोमीटर देय है, और यदि स्वयं के स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड आदि से यात्रा करें तो 3 रुपये प्रति किलोमीटर देय है। इसी प्रकार कोई रिक्शा, तांगा, मोटर इत्यादि के लिए 6 रुपये प्रति किलोमीटर देय है। तो स्कूटर, मोटरसाइकिल इनके लिए दोस्तों केवल 3 रुपये ही है, लेकिन आप यदि कोई साधन करके ले जाते हो वो तो ज़्यादा बढ़िया है, वो 6 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देय है। ठीक इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी स्वयं की स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड वही 3 रुपये, और ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये एक नया डाल दिया 6 रुपये प्रति किलोमीटर है। और दोस्तों कोई जो है पैदल ही चल पड़े तो दोस्तों उसका एक आपके अलग हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों यदि वह पैदल ही चल पड़ता है तो उसके लिए साइकिल, और पैदल से यदि गति करे तो दोस्तों उसका भी प्रावधान है। इंटरेस्टिंग बात, 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वह देय है। फिर नेक्स्ट हम बात करें राजकीय वाहन से यात्रा के लिए यदि राजकीय वाहन का उपयोग लेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी मील भत्ता देय नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके राजकीय वाहन है तो उसमें मील भत्ता देने का कोई प्रावधान होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार का ऑलरेडी उसमें पैसा लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों केवल और केवल वहाँ राजकीय वाहन यदि से होगा तो दोस्तों उसमें केवल और केवल दैनिक जो भत्ता है, कौन सा भत्ता है दोस्तों? दैनिक भत्ता है, वही देय होता है। इसके अलावा और कोई भत्ता देय नहीं होगा। अनुपस्थिति सरकारी मुख्यालय छोड़ने से प्रारंभ, ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो मुख्यालय अनुपस्थिति सरकारी मुख्यालय छोड़ने से प्रारंभ और मुख्यालय वापस लौटने पर समाप्त होगी, उसी अनुसार दैनिक भत्ते की गणना की जाएगी। जो भी CLPL मेडिकल यानी कि आपके ये एक तरह से DL हो गई, ड्यूटी लीव है ना, तो इसके लिए अनुपस्थिति मानी जाएगी कब? जब मुख्यालय आपने छोड़ा है और फिर से मुख्यालय ज्वाइन किया है, उस दौरान ही दैनिक भत्ते की गणना की जाती है। मील भत्ते की गणना का सिद्धांत क्या है दोस्तों? कि मील भत्ते की गणना के लिए 2 स्थानों के बीच की दूरी और उस यात्रा को ही माना जाएगा जो सबसे कम दूरी मार्ग या सबसे सस्ते मार्ग द्वारा की गई है। अब सबसे सस्ते मार्ग की दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम साइकिल लेके चल पड़े या पैदल चल पड़े, ठीक है। तो उसमें कुल मिला के आप वहाँ पर्सनल साधन नहीं ले जा सकते या नहीं ले जा रहे हो तो बस के द्वारा जा रहे हो, ठीक है,
या ट्रेन के द्वारा जा रहे हो, एरोप्लेन के द्वारा जा रहे हो, फिर वहाँ जाके आप कुछ किराया जो भी ई रिक्शा या अन्य तांगा लेते हो, ठीक है, या मान लीजिए ऑटो लेते हो, वो एक अलग बात है। तो न्यूनतम सबसे कम दूरी लें, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि सबसे कम दूरी मानी जाएगी। नेक्स्ट है स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण के बाद में स्वयं की प्रार्थना पत्र पर न होकर लोकहित में किया गया है तो स्थानांतरण 30 दिन से कम अवधि के लिए किया गया हो तो स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता देय न होकर केवल और केवल दौरे का यात्रा भत्ता होगा। ठीक है, स्थानांतरण कर दिया है, स्वयं पर नहीं लोकहित पर कर दिया है और 30 दिन से कम अवधि के लिए ही किया गया है तो यात्रा भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा, केवल दौरे वाला ही कि हम एज ए टूर के रूप में गए हैं और वही मान्य होगा, जिस तरह से चुनाव में जाते हैं। स्थानांतरण आदेश में लोकहित अंकित होने पर यात्रा भत्ता और कार्यकाल देय होगा। स्थानांतरण आदेश लोकहित हो गया तो यात्रा भत्ता भी होगा और कार्य ग्रहण काल भी देय होगा। जो पीएल का प्रावधान है वो भी होगा, साथ ही साथ जो भी यात्रा भत्ता है वो भी हमको मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थानांतरण यात्रा भत्ता क्लेम 6 माह की अवधि में प्रस्तुत करने पर कार्यालयाध्यक्ष तथा 6 माह पश्चात प्रस्तुत करने पर विभागाध्यक्ष स्वीकृत करेगा। जो भी आपके स्थानांतरण हुआ है और स्थानांतरण होने पर आप क्लेम उठाना चाह रहे हो, यात्रा भत्ता जो क्लेम है वो 6 माह की अवधि तक ही कार्यालय अध्यक्ष तक होगा। ठीक है, यानी आप कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा, डीडीओ के द्वारा वो जो भी कार्रवाई करते हो 6 माह तक ही मान्य है, ऐसी मानी गई है। और 6 माह से ज़्यादा प्रस्तुत कर रहे हो तो वो जो विभाग है यानी कि ट्रेजरी विभाग है उसके द्वारा स्वीकृत होता है। ये भी दोस्तों एक वेरी इम्पोर्टेंट बात है कि एक डेडलाइन दे दी 6 माह और 6 माह के बाद फिर ट्रेजरी वाला कभी भी। सरकारी कर्मचारी है, स्थानांतरण हो गया, रेल बस का स्वयं 2 भाड़े उसके साथ यात्रा करे, स्वयं के 2 भाड़े उसके साथ यात्रा करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक और प्रत्येक बच्चे के लिए आधा अतिरिक्त भाड़ा, जिसके लिए पूर्ण और आधा भाड़ा वास्तव में चुकाया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि स्थानांतरण हो गया किसी भी कर्मचारी का और स्वयं के दोस्तों 2 भाड़े यानी कि आने का और जाने का दोनों का ही मान्य होगा, यानी आया भी है और गया भी है। लेकिन परिवार वाले आ ही गए, परिवार वाले आना जाना नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले जो हैं दोस्तों वो क्या नहीं कर रहे हैं, आना जाना नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यह बात निश्चित है कि स्वयं के 2 भाड़े, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक और बच्चे के लिए आधा अतिरिक्त भाड़ा दिया जाएगा, पूर्ण और आधा वास्तव में चुकाया गया है। एक बात, साथ ही साथ जो भी निजी सामान है परिवहन के लिए निर्धारित लगे चार्जेस की सीमा तक रेलवे की या सड़क परिवहन की कंपनी के स्वामी द्वारा दी गई नगद रसीद पेश करने पर ही होगा। ठीक है, जो भी आप लगेज लाए हो, अतिरिक्त जो सामान लाए हो और किसी वाहन के द्वारा लाए हो तो वह रेलवे की रसीद या फिर सड़क परिवहन जो कंपनी है उसके स्वामित्व द्वारा दी गई नगद रसीद से पेश करने पर ही होगा। स्थानांतरण अनुदान दरें जो हैं वो एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान निर्धारित दर से एक मुश्त मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक मुश्त जो भी अनुदान है उसकी भी प्रक्रिया पीछे दी गई है, वो आपने देख ली होगी, समझ ली होगी। शुरू में मैंने यह बताया था। परंतु राज्य कर्मचारी स्थानांतरण पर हवाई जहाज या राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी तो वह
स्वयं का एक भाड़ा ही देय होगा। परंतु मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वो हवाई जहाज़ से आना जाना करता है, या फिर मान लीजिए स्वयं का ही एक भाड़ा कोई महंगे जो आवागमन के साधन हैं उनके द्वारा यदि वह करता है तो स्वयं का ही भाड़ा और केवल एक ही भाड़ा देय होगा। ठीक है। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और वह मोटर कार, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल की स्थानांतरण पर वाहन की ही यंत्र शक्ति पर ले जाता है तो 9 रुपये प्रति किलोमीटर, मोटरसाइकिल आदि के लिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से और दोनों स्थानों के सामान्य दूरी के लिए यह भत्ता देय होता है। पे मैट्रिक्स लेवल 19 हो गए, ग्रेड पे 7600, यानी कि काफ़ी अधिक हो गई है ग्रेड पे 7600 वाली। ठीक है। या इससे अधिक हो तो वेतन आहरण के लिए अधिकारी स्वयं अपने यात्रा के भत्ते दावे पर प्रति हस्ताक्षर, यानी उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं इसके लिए, ये पीछे भी था दोस्तों, यहाँ फिर से आ गया है कि पे मैट्रिक्स का लेवल 19 यानी 7600 ग्रेड पे वाली हो या इससे अधिक हो तो वेतन आहरण करने वाले अधिकारी स्वयं अपने यात्रा भत्ते पर प्रति हस्ताक्षर करने का प्राधिकृत है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, न कोई कार्यालय अध्यक्ष की, न कोई विभाग अध्यक्ष की, वह स्वयं के लिए ही करके यह कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके, यदि प्रशिक्षण के पश्चात जो भी प्रोबेशन काल वाले यानी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को प्रशिक्षण स्थान के बजाय अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो भी स्थानांतरण भत्ता देय होगा। प्रशिक्षण हुआ है प्रोबेशन काल में, उसके बाद में उसको अन्य जगह लगाया गया है तो भी प्रशिक्षण स्थान के बजाय अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो भी उसको स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय होगा। कोई दोस्तों निलंबित हो गया है सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, अपेक्षा की जाती है तो मुख्यालय से जहां उसको निवास करने की अनुमति दी जाती है, दोनों में जो भी कम हो जांच के स्थान पर दौरे की भांति यात्रा भत्ता जो है वह स्वीकार किया जाएगा। तो यात्रा भत्ता उसको मिलता रहेगा। ठीक है। मुख्यालय से वो जितनी भी दूरी पर है वहाँ आना जाना कर रहा है या फिर वहाँ रह रहा है तो निवास की अनुमति भी दी गई है तो वह आसानी से यह प्रक्रिया से गुजरेगा और उसको, ठीक है, निलंबन के समय भी फ़ायदा होगा। सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता, कोई सरकारी कर्मचारी है राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति अपने कर्तव्य स्थल से गृह नगर जाने के लिए रेल, सड़क, स्वयं परिवार सदस्यों को उच्च श्रेणी वास्तविक भाड़ा देय होगा जिसके लिए कर्मचारी हकदार हो, परंतु कोई आनुक्षिक व्यय देय नहीं होगा। तो सरकारी कर्मचारी है दोस्तों और वह भारतीय सेवाओं के अधिकार, सेवानिवृत्ति हो गई, सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने गृह नगर जाने के लिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने गृह नगर जा रहा है और कहीं रह रहा है, फिर उसके बाद में जो उसका मूल जो स्थान है वहाँ वो जा रहा है, तो जाने के लिए रेल, सड़क, किसी भी माध्यम से जाए, परिवार के सदस्यों का वास्तविक जो भी भाड़ा है वो देय होगा, कर्मचारी हकदार होगा और कोई भी आनुषांगिक व्यय देय नहीं होंगे। निजी सामान के परिवहन की वास्तविक खर्चा कर्मचारी के स्थानांतरण पर अनुज्ञेय मान के अनुसार देय होगा। कोई भी दोस्तों हम निजी सामान लेते हैं उसके परिवहन, निजी सामान का जो भी परिवहन है उसका वास्तविक खर्चा कर्मचारी के स्थानांतरण पर अनुज्ञेय मान के आधार पर देय होगा। तो कोई भी उसका पर्सनल सामान है वो भी दोस्तों देय होता है। स्वयं की गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी से यात्रा कर रहा है तो वही भाड़ा देय होगा जो रेल और सड़क यात्राओं के लिए होता है। ठीक है। चाहे आप हेलीकॉप्टर ले जाओ, चाहे आप अपनी मर्सिडीज फरारी ले जाओ, लेकिन आपको किराया जो है, भाड़ा जो है वो वही मिलेगा जो सामान्य रेल और सड़क की यात्राओं के लिए सरकार ने देय कर रखा है। तो ये कुछ बातें हैं
नेक्स्ट है दोस्तों, सेवानिवृत्ति हो गई, होने के पश्चात विभागीय जांच है, न्यायिक प्रकरण है। सेवानिवृत्ति के समय यात्रा भत्ता ही है सारा का सारा देय होगा। विभागीय जांच प्रकरणों में यात्रा भत्ता बिल का भुगतान अनुशासनिक अधिकारी के उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर और न्यायिक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति होने वाले विभाग द्वारा यात्रा भत्ता बिल का भुगतान न्यायालय में उपस्थित प्रमाण पत्र और न्यायालय द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं दिया गया है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है, होने के बाद भी विभागीय जांच चल रही है, कोई न्यायिक प्रकरण चल रहा है, तो वह बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो कोर्ट में जाने पर उसको एक तो उपस्थिति वहाँ की, ठीक है, यानी कि जो भी डीएल है वो लेके आए, और साथ ही साथ यात्रा भत्ता बिल के लिए वह यह कहे कि भाई मेरे को कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता बिल नहीं दिया गया है, और सेवानिवृत्ति द्वारा विभाग के लिए उपस्थिति प्रमाण पत्र, ये कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं। नियम 27-28 है और वित्त नियम 9/7/2012 से 2015 के बीच में यह संशोधन किया गया था। ए और ब श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी स्वयं की कार या टैक्सी से यात्रा करते हैं, अच्छी बात है, और उनके लिए विशिष्ट दरों का भुगतान किया जाएगा, ए और ब श्रेणी। फिर उसके बाद दोस्तों, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित होने पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही लघु यात्रा देय होगी। न्यायिक प्रकरणों में उपस्थित, ये कुछ संशोधन फिर से हो गया है, और लघु यात्रा देय होगी 2013 की। तो इस तरह से दोस्तों, ये आपने 14 पॉइंट इसमें पढ़ लिए हैं, और फिर उसके बाद में 15 से लेकर और बाकी के जो यह है 15 से 22 तक पॉइंट हैं, ठीक है, ये हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहाँ तक समझ में आया है तीसरा वीडियो हो गया, और एक अंतिम चौथा वीडियो और बनाकर यह यात्रा भत्ता जो नियम है ये हम समझेंगे। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह काम यदि आप तीनों के तीनों करते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो आती रहती हैं उनको आप बार बार अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब वाला भी नीचे ऑप्शन रहता है, आप जैसे ही सब्सक्राइब दबाएंगे तो अनसब्सक्राइब वाला लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन फिर से मत दबा देना, नहीं तो वह सब्सक्राइब किया हुआ बेकार और फिर से सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लाइक और शेयर का ऑप्शन भी नीचे रहता है। तो इस तरह से जो भी ये ज्ञानात्मक बातें आपको बताई गई हैं, भविष्य में आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि आपके काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।